5.9 प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का प्रयोग। कई समीक्षक मानते हैं कि प्रेमचंद की कहानी कला का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मनोविज्ञान का सुंदर पक्ष है। यह बात उनकी लगभग सभी कहानियों और उपन्यासों में खुलकर दिखाई पड़ती है। यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि प्रेमचंद ने मनोविज्ञान का प्रयोग उस प्रकार तकनीकी रूप में नहीं किया है जिस प्रकार जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञा ने किया है। इन सभी लेखकों ने पश्चिम मनोविज्ञान, विशेषतः फ्रॉयड, एडलर और यूंग के मनोविश्लेषणवाद का गहरा अध्ययन करने के बाद साहित्य में मनोविज्ञान का प्रयोग किया है। उनकी रुचि सामाजिक मनोविज्ञान में कम है, व्यक्तिगत मन की तहों का विश्लेषण करने में ज्यादा है। किंतु प्रेमचंद जब मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं तो उसका स्रोत मनोविज्ञान की अकादमिक पुस्तकें नहीं होती, बल्कि जीवन का बहुत गहरा अनुभव और गहरी समझ होती है। इसके अतिरिक्त उनकी नज़र व्यक्ति विशेष के मन पर नहीं, बल्कि समाज में मनोविज्ञान पर ज्यादा है, जो विभिन्न अवस्थाओं में प्रत्येक व्यक्ति में परिलक्षित होता है। प्रेमचंद ने समाज के सभी वर्गों की मनोवैज्ञानिक स्थितियों को उभारा है, विशेषतः उन वर्गों की जिन्होंने शोषण और वंचन को सहा, जैसे नारी वर्ग, दलित वर्ग, वर्ध वर्ग तथा बाल वर्ग। नारी मनोविज्ञान की सूक्ष्म परतों का उद्घाटन प्रेमचंद की कई कहानियों में हुआ है। उनकी कुछ मान्यताओं से आज सहमत होना चाहे संभव न हो, किंतु उनकी कहानियों में नारी मन को पढ़ लेने की पुरजोर कोशिश जरूर दिखती है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। ये कहानी बड़े घर की बेटी में कहा। नंबर 2, पतरा रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। ये अलग योजना में कही गई थी लाइन। नारी मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रेमचंद की क्रांतिकारी कहानी नया विवाह है। यह कहानी बताती है कि बड़ी उम्र के पुरुषों का छोटी उम्र की महिला से यदि विवाह होता है तो किसी भी स्थिति में नारी का मन बांध कर रखना संभव नहीं है। यह स्वाभाविक है कि वह नारी अपने किसी हम उम्र की ओर आकर्षित हो। प्रेमचंद लिखते हैं कि लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उसकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा। जुगल के इन शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई थी। प्रेमचंद ने दलित मनोविज्ञान पर भी अत्यंत प्रामाणिक लेखन किया है। वे जिस समय के रचनाकार हैं, उस समय दलित वर्ग में एक और सदियों से चली आ रही हीनता ग्रंथि थी, तो दूसरी ओर उभरती हुई अधिकार व आत्मसम्मान की चेतना भी। प्रेमचंद ने दोनों पक्ष दिखाए हैं। सदगति कहानी में वे दुखी चमार की मन स्थिति दिखाकर बताते हैं और दलित वर्ग खुद कैसे मानसिक स्तर पर शोषण का स्वीकार करता है। वह सोचता है कि पंडित के घर में चमार कैसे चला आए। बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी इतना मानता है। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झटकाने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर का सत्यानाश हो जाए। पांव गल गल कर गिरने लगे। इस कहानी के अंतिम हिस्से में
प्रेमचंद ने दलितों से उभरता हुआ नया मनोविज्ञान दिखाया। अब उनमें आत्मसम्मान की भूख व न्याय की मांग प्रबल हो गई थी। वे लिखते हैं कि इधर गौण ने चमराणों में जाकर कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे। प्रेमचंद ने किसानों के मनोविज्ञान को भी कई कहानियों में प्रस्तुत किया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सभ्यता का रहस्य। दमड़ी के चरित्र के माध्यम से वे दिखते हैं कि किसान के लिए अपनी प्रतिष्ठा क्या है और उसका अपने पशुओं से कैसा संबंध होता है। ये सारी तकलीफें मंजूर थी, पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर न था। ये सारी तकलीफें मंजूर थी, पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर न था। किसान की जो प्रतिष्ठा है वह कहीं मजदूर की हो सकती है, लेकिन ये बात तो ये सारी तकलीफें मंजूर थी, खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर न था। किसान की जो प्रतिष्ठा वह कहीं मजदूर की हो सकती है। किसान के अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं, वह उन्हें पशु नहीं अपना मित्र और सहायक समझता है। इन वर्गों के अतिरिक्त प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी ने वर्ध मनोविज्ञान तथा ईदगाह में बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया है। बूढ़ी काकी के कुछ कथनों में उनकी कुछ वर्ध मनोविज्ञान संबंधी मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता देखी जा सकती है। एक कथन है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, ये बूढ़ी काकी में कहा। ईदगाह कहानी की मनोविज्ञान विशिष्टता कुछ अलग प्रकार की है। जहां बाकी कहानियों में वर्गगत मनोविज्ञान दिखता है, वहीं ईदगाह का हामिद सामान्यतः बाल मनोविज्ञान का अतिक्रमण करता है। बाल मनोविज्ञान के सामान्य चित्र गुल्ली डंडा और दूध का दाम जैसी कहानियों में देखे जा सकते हैं, किंतु हामिद अपनी बाल सुलभ इच्छाओं का दमन करके दायित्वपूर्ण व्यवहार करता है, जो वस्तुतः उसकी उम्र से असंगत है। यह वर्गगत नहीं, व्यक्तिगत मनोविज्ञान है। इसी पर प्रेमचंद ने टिप्पणी करते हुए लिखा है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद ने मनोविज्ञान से प्रभावित कुछ शैलियों का भी प्रयोग किया है, जैसे चेतना प्रवाह शैली तथा आत्म कथात्मक शैली। चेतना प्रवाह शैलियों तो मनोविज्ञान कहानी में दिखती है, किंतु प्रेमचंद ने कहीं कहीं इसका प्रयोग सांकेतिक किया है, जैसे गिला कहानी में। इस तरह उन्होंने मुफ्त का यश तथा गुल्ली डंडा जैसी कहानियों में आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग करते हुए कहानी का मुख्य पात्र मैं को बनाया है। यह शैली आगे चलकर मनोविज्ञान कहानियों में प्रबल तौर पर विकसित हुई। 5.10 5.10 प्रेमचंद की कहानी कला। प्रेमचंद हिंदी कहानियों के इतिहास के शिखर रचनाकार हैं, जिन्होंने कहानी विधा को परिपक्व बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हिंदी कहानी की संवेदना को ही नहीं बल्कि शिल्प या कहानी कला उन्होंने हिंदी कहानी की संवेदना को ही नहीं बल्कि शिल्प या कहानी कला को भी नए सिरे से परिभाषित किया है। भाषा शैली। प्रेमचंद की कहानी कला में उनकी भाषा शैली का सर्वाधिक महत्व है। उनसे पहले हिंदी के स्वरूप को लेकर यह विवाद था कि फारसी निष्ठ होनी चाहिए, संस्कृत निष्ठ
या फिर संस्कृतनिष्ठ होनी चाहिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसे लोग इसका फारसीकरण करने पर तुले थे, तो राजा लक्ष्मण सिंह जैसे लोग इसे संस्कृत बनाने जैसा चाहते थे। प्रेमचंद ने हिंदुस्तान को ही साहित्य की भाषा बनाया। यद्यपि रानी सारंदा जैसी कहानियों में तत्समीपन व ईदगाह में शतरंज के खिलाड़ी जैसी कहानियों में फारसीपन कुछ मात्रा में नजर आता है, किंतु वह कथानक की मांग के कारण है, न कि लेखक की भाषा नीति के कारण। प्रेमचंद की भाषा में गद्य साहित्य संसार पहली बार जनजीवन से गहरे तौर पर जुड़ा है। इसका कारण है उनकी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का पर्याप्त स्थान मिला है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। सारंदा आन पर जान दे देने वालों में से थी। रानी सारंदा में यह वाक्य कहा, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, अलग योजा में कहा गया। गीशु पर दया करना, काले कंबल पर रंग चढ़ाना था, ये कफन में कहा गया। प्रेमचंद की भाषा की तीसरी खूबी यह थी कि वे उपमाओं, हास्य व्यंग्य तथा सूत्र शैली का सदा हुआ प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। उपमाओं की शैली, उसका रोना भी बिल्कुल निराला था। जैसी छोटी लाइन के इंजन की आवाज, ये दूध के दाम में कहा। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस, ये कफन में कहा गया। हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता है, ये शतरंज के खिलाड़ी में कहा गया। सूत्र शैली, मन का मैल धोने के लिए नैन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं, बड़े घर की बेटी में कहा गया। बुढ़ापा तृष्णा रोग अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आने लगती है, यह बूढ़ी काकी में कहा गया है। हास्य व्यंग्य शैली, नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते मानो 2 घंटे चिड़ियाघर से भाग आए हों। इसको देखकर हंसी आती है और यह हास्य व्यंग्य शैली निमंत्रण में कहा गया। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, यह कफन में कहा गया। चरित्र योजना, प्रेमचंद की कहानी कला का एक महत्वपूर्ण तत्व चरित्र योजना है। उन्होंने अपने पहले की परंपरा में संशोधन करते हुए ऐसे चरित्रों को स्थापित किया जो आदर्शों का प्रक्षेपण न करते हों, बल्कि जीवन के यथार्थ का प्रतिनिधित्व करते हों। रानी सारंदा जैसी एक आध कहानी को छोड़कर तो यह विशेषता लगभग हर कहानी में दिखाई पड़ती है। प्रेमचंद के चरित्र जैनेंद्र अज्ञे या कहानीकार या नए कहानीकार की तरह विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त नजर नहीं आते, बल्कि किसी सामाजिक वर्ग या उनकी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए बूढ़ी काकी में जो समस्या बूढ़ी काकी की है, वह उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि हर वर्ग की समस्या है। इस प्रकार सदगति में जो शोषण दुखी चमार का हुआ है और नया विवाह में बेमेल विवाह से जो उत्पन्न जो यंत्रणा आशा को झेलनी पड़ी है, वह भी व्यक्तिगत नहीं बल्कि वर्गगत है। गुल्ली डंडा जैसी एक आध कहानी ही ऐसी है जिसमें किसी चरित्र का निजी व्यक्तित्व झलकता है। वह भी संभवतः इसलिए कि उसका संबंध शिक्षित मध्यम वर्ग से। कथानक योजना, प्रेमचंद की कथानक योजना
उनकी विभिन्न कहानियों में बदलती रही है। शुरुआती कहानियों में अत्यंत सरल कथानक दिखता है, जो आदि, मध्य या अंत के निश्चित रास्तों से गुजरता हुआ समस्या के समाधान तक पहुंचता है। कुछ ही कहानियां इस ढांचे से अलग है। अलग योजना जटिल किंतु परस्पर सुसंबद्ध कथानक पर आधारित है, जिसमें एक परिवार में कई दुर्घटनाओं के बावजूद संयुक्तता को बचाए रखने की कोशिश नजर आती है। कथानक की दृष्टि से प्रयोगशील कहानी है गिला। इसमें घटनाओं व चरित्रों का पारंपरिक ढांचा टूट गया है। पूरी कहानी चिंतन, मनन, विश्लेषण और प्रत्यावलोकन शैलियों पर आधारित है। एक विशेष दृष्टि से देखें तो जो कथानक नई कहानी में टूटा, उसके बीज यहाँ देखे जा सकते हैं। लेखक की भूमिका। प्रेमचंद मूलतः किस्सा गो शैली के रचनाकार है, अर्थात कोई कहानी कहते हुए उसमें खुद को शामिल करते हुए पूरी रोचकता के साथ अपनी बात रखते हैं। किस्सा गो शैली का लाभ यह है कि कहानी में जीवंतता और मनोरंजन जैसे तत्व प्रबल हो जाते हैं। इस शैली के चरम उदाहरण वहां दिखते हैं जहां प्रेमचंद सीधे सीधे उत्तम पुरुष शैली में शैली या मैं शैली में कहानी लिखते हैं। उदाहरणार्थ मुफ्त का यश और गुल्ली डंडा, ये दोनों कहानियां इसी शैली की हैं, किंतु कहीं कहीं किस्सा गो शैली ने कहानी कला को नुकसान भी पहुंचाया, क्योंकि इससे लेखकीय हस्तक्षेप बढ़ जाता है, चरित्रों के पारंपरिक संवाद कम हो जाते हैं और पाठक चरित्रों से प्राक संबंध बनाता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अपनी अंतिम कहानियों में प्रेमचंद ने लेख के हस्तक्षेप को कम कर दिया है, जिसका परिणाम था कि उनके चरित्र स्वतंत्र होने लगे थे। मूल्यांकन। स्पष्ट है कि प्रेमचंद ने शिल्प के स्तर पर नए प्रयोग किए, उन्हें ठीक से साधा। उनके बाद की कहानी भले ही शिल्पगत प्रयोगों के मामले में काफी आगे निकल गई हो, पर उस समय प्रयोग धीमता के बीज प्रेमचंद के कथा संसार में ही खोजे जा सके हैं। 5.11 5.11 व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण गद्यांश। संसार एक रण का क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है जो अवसर को पहचानता है। वह अवसर पर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है। वह वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है। नंबर 2, अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे हो। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल दूषित मीनारे इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला का था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट कर ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ किया और घर में गंगा जल छिड़का। नंबर 4, लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो, एक साथ बुझ जाए, यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए था। नंबर 5, और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के बेटे ने इस चिमटे से भी विचित्र
बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बूढ़ी अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लग गई, लाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? नंबर 6, जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वाले वालों की हालात उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वह इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। नंबर 7, पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। अभ्यास हेतु प्रश्न। नंबर 1, क्या प्रेमचंद की कहानियां घटना प्रधान अधिक और चरित्र प्रधान कम है? आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए अपने मत का प्रतिपादन कीजिए। ईदगाह या पूस की रात कहानियों में से किसी एक की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। नंबर 3, यदि आपको प्रेमचंद किसी भी कहानियों में से केवल एक ही सर्वोत्तम कहानी चुननी हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? प्रेमचंद की कहानी में आधुनिक विमर्शों की स्वरूप की पड़ताल कीजिए। नंबर 5, क्या यह सच है कि प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य की कर्म भूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी किया? संप्राण उत्तर दीजिए। पठित उपन्यास और कहानियों के आधार पर सोदाहरण सिद्ध कीजिए कि पात्रों के चित्रण में प्रेमचंद ने मनोविज्ञान का पर्याप्त ध्यान रखा है। अपने उपन्यासों एवं कहानियों में प्रेमचंद की बुनियादी चिंताएं अपने समय की भी हैं और भविष्य की भी हैं। इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर लिखिए। नंबर 8, जीवन यथार्थ के अंकन के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की कहानी कला की समीक्षा कीजिए।